नमस्कार। इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। और अब आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भूगोल जो है क्लास 12 के लिए जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज हैं उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस अपन जो है होने वाले हैं हर एक चैप्टर के अनुसार उनके अनुसार जो है अपन ने यहाँ पर जो है क्वेश्चंस लिए हैं। उन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम होनी है। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो केवल और केवल 12th आर्ट्स के लिए ही नहीं है, बल्कि उन स्टूडेंट के लिए भी हैं जो 12th में जो हैं जियोग्राफी जिनके है, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो। और साथ ही साथ ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए भी उपयोगी हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो एनुअल एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं चैप्टर वाइज जो मोस्ट क्वेश्चन है वो। तो आज अपन इस वीडियो में केवल और केवल फर्स्ट जो चैप्टर है उसके बारे में ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हर एक जो है वीडियो में आपका एक एक चैप्टर जो है वो क्लियर करते रहेंगे। तो ये आइए शुरुआत करते हैं और चलते हैं। तो सबसे पहले जो आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर जो है वो ज़्यादा नंबर्स का नहीं है, तो इनमें छोटे क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से आ सकते हैं क्वेश्चंस जो है महत्वपूर्ण है, तो वो मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना है वो है आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो आंसर आपका रहेगा कि संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। तो ये जो सभी जो हैं यहाँ पर आपको दिख रहे हैं आंसर में, तो ये सारे के सारे क्या हैं, आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कैसे भी पुट अप हो सकता है, यानी कैसे भी इसको डाला जा सकता है। इसको एबेसैडे के अंदर भी डाला जा सकता है, रेगिस्तान में भी इसको डाला जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जैसे संसाधन भूगोल है, कृषि भूगोल है, औद्योगिक भूगोल है, विपणन भूगोल है, पर्यटन भूगोल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल है। तो ये चीज़ें आपको सारी याद करनी है। अगर यहाँ से अगर ये आपको सारी चीज़ें याद रहती हैं, चाहे क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जाए, इस तो आप जो है आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। ज़्यादा दिक्कत हो जो है वो आपको नहीं होगी। क्वेश्चंस जो है वो कैसे भी पूछे जाएं, लेकिन आप उसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। नंबर 2 पे आपका आता है सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र बताएं। तो सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र की बात करें तो इसका है, पहला है व्यवहारवादी भूगोल, दूसरा है सामाजिक कल्याण का भूगोल, तीसरा है अवकाश का भूगोल, और चौथा आपका है सांस्कृतिक भूगोल, पांचवा लिंग भूगोल, छठा ऐतिहासिक भूगोल, और सातवां और अंतिम है चिकित्सा भूगोल। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके जो है वो सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। अब ये क्वेश्चंस जो हैं जैसे मैंने डाले हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही पूछे जाएं। इनको एबेसैडे या रेगिस्तान कैसे भी आपको पूछा जा सकता है, सत्य असत्य के हिसाब से पूछा जा सकता है। तो आपको ये जो मेन चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। तो सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्रों की अगर अपन बात करें तो व्यवहारवादी भूगोल हो जाएगा, कल्याण का भूगोल है, अवकाश का भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, लिंग भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है और चिकित्सक भूगोल है। तो ये इसके हैं। अब इसमें जैसे भी आपके क्वेश्चंस जो है वो आता है तो इसमें आपके कोई दिक्कत है वो नहीं रहेगी। तो आपको ये अच्छे से आपको देखना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र बताएं। तो राजनीतिक भूगोल है उसके केवल 2 ही उपक्षेत्र हैं, पहला है निर्वाचन भूगोल और दूसरा है सैन्य भूगोल। ठीक है, तो ये आपके 2 रहेंगे राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र। तो 2 हैं निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। तो इस हिसाब से आप अपना क्वेश्चंस का जो आंसर है वो दे सकते हो। तो यहाँ पर जो तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो, पहला आपका सामाजिक भूगोल है, दूसरा आपका आर्थिक भूगोल है, तीसरा आपका राजनीतिक भूगोल है। तो ये उपक्षेत्र आपको ज़रूर याद रखने हैं। ठीक है, अगर ये आपको याद हैं तो निश्चित तौर से आपके जो नंबर्स हैं वो इस चैप्टर में पूरे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो या तो इनके बारे में पूछे जाते हैं और बाकी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो जाता है, नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी। ठीक है, तो ये जो संकल्पना है, ये संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने जो है प्रतिपादित की थी। ग्रिफिथ टेलर एक अमेरिकन भूगोलवेता थे जिन्होंने निश्चयवाद और जो आपका संभववाद है उनके बीच की जो विचारधारा है उसका प्रतिपादन किया, और उसी विचारधारा को नवनिश्चयवाद या फिर रुको और जाओ के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, निश्चयवाद विचारधारा के प्रवर्तक तथा समर्थक कौन है। ठीक है, तो निश्चयवादी जो विचारधारा है वो किसने दी है या उसके जनक कौन है और उसका सब समर्थक कौन है। तो यहाँ पर अपन बात करें तो फ्रेडरिक रेडजेल जो है इसके प्रवर्तक हैं। निश्चयवाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल, तथा एलन सी सैम्पल जो है वो इसकी कट्टर समर्थक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फ्रेडरिक रेडजेल एक जर्मन भूगोलवेता थे और इन्हें मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो मानव भूगोल का जनक कौन है, तो फ्रेडरिक रेडजेल। निश्चयवाद के जनक कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल। कौन थे फ्रेडरिक रेडजेल, एक जर्मन भूगोलवेता थे। तो क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी हैं, तो यहाँ पर जो मैं बहुत से क्वेश्चंस जो है मोस्ट है वो मैंने लिख दिए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है मैं नहीं लिख पाया हूँ, तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, बिल्कुल स्किप किए बगैर। ठीक है, अगर आप स्किप करोगे तो बहुत सी चीज़ें हैं वो छूट जाएंगी जो लिखित में नहीं हैं। ठीक है, जो लिखित में नहीं है उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को बिना किसी भी प्रकार से जो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है, जिससे आपका नॉलेज बढ़ सके और अच्छे नंबर्स आपके जो है एग्ज़ाम में आ सकें। क्योंकि देखिए स्टूडेंट की ज्योग्राफी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके बहुत से ज़्यादा जो परसेंट है उनको इंक्रीज कर सकता है, यानी आपके परसेंट जो है उसको बढ़ा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर खुश होने की बात नहीं है कि ज्योग्राफी आपके परसेंट बढ़ाता ही है, ज्योग्राफी आपके परसेंट को गिरा भी सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है मेहनत जो आप कर रहे हो वो आप करते रहें, और जो वीडियोस मैं आपके लिए ला रहा हूँ तो मैं इसी उम्मीद या इसी सोच के साथ ला रहा हूँ कि आप जो है भूगोल में अच्छे से अच्छे नंबर बना सकें और जो है अपने परसेंटों को बढ़ा सकें। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप जो है एनुअल एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें और अच्छे परसेंट लेके आएँ, जिससे आपकी संस्था, आपके टीचर्स और आपके माता पिता सभी को आपके ऊपर गर्व हो। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक की अपन बात कर रहे थे फ्रेडरिक रेडजेल। तो मैंने आपको बताया कि ये मानव भूगोल के जनक है, निश्चयवाद के जनक है। ठीक है, उसके अलावा जर्मन भूगोलवेता हैं। फ्रेडरिक रेडजेल है वो जर्मन भूगोलवेता हैं, जबकि एलन सी सैम्पल जो है वो फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी और एक अमेरिकन भूगोलवेता थी, और ये निश्चयवाद की कट्टर समर्थक थी। ठीक है, नेक्स्ट की ओर अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट की ओर चलेंगे तो अपन नेक्स्ट अपना हो जाता है संभववाद विचारधारा के प्रवर्तक तथा समर्थक कौन हैं। तो जो निश्चयवाद विचारधारा थी, नवनिश्चयवाद थी, उसकी बात अपन कर चुके हैं। अब तीसरी विचारधारा जो मोस्ट है वो है संभववाद। तो संभववाद जो विचारधारा है इसके जनक जो थे वो पॉल विडाल्डी लाप्लास थे। ठीक है, तथा जीन ब्रून्स जो थे वो इसके कट्टर समर्थक थे। तो विडाल्डी लाप्लास जो है इन्हें फ्रांस में मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो है आप सोचिए, देखिए मैं मानव भूगोल के जनक की बात नहीं कर रहा हूँ, मानव भूगोल का जनक है वो तो फ्रेडरिक रेडजेल हैं। ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राह नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, हालांकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस जो है वो नहीं पूछे जाने वाला है कि फ्रांस में मानव भूगोल के जनक कौन है, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि बड़े जो क्लासें हैं उनमें आप यहाँ पर देखोगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे जा सकता है या पूछे जाते हैं कि फ्रांस में मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रांस में जो मानव भूगोल का विकास है, ठीक है, विडाल डी लाप्लास को मानव भूगोल का जनक फ्रांस में क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो मानव भूगोल का विकास जो है फ्रांस में किया था वो विडाल डी लाप्लास ने ही किया था। इसलिए फ्रांस के अंदर, सिर्फ फ्रांस के अंदर ही विडाल डी लाप्लास को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, पूरे विश्व में नहीं। विश्व में स्तर पर आप जो है आपको याद रखना है कि फ्रेडरिक रेडजेल हैं वही मानव भूगोल के जनक हैं।
जीन ब्रून्स और विडाल डी लाप्लास जो है दोनों ही फ्रांसीसी जो है भूगोलवेता। क्वेश्चन नंबर 7, 1970 के दशक में कौन सी विचारधाराएं हैं अस्तित्व में आई? तो विचारधाराओं की बात करें तो कौन सी विचारधारा तीन जो है 1970 के दशक में जो है भूगोल के अंदर शामिल की गई? तो यहाँ पर तीन आपकी महत्वपूर्ण है। पहली है आमूलवादी, जिसे रेडिकल भी कहा जाता है। दूसरी आपकी व्यवहारवादी है और तीसरा मानवतावादी है। तो ये तीन विचारधाराएं 1970 के दशक में भूगोल के अंदर जो है ये आई थी और ये महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपका महत्वपूर्ण हो जाता है कि 1970 के दशक की जो विचारधाराएं तीन जो है वो आपको याद रखनी है, आमूलवादी, व्यवहारवादी और मानवतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है मानव का प्राकृतिकरण क्या है? पर्यावरणीय निश्चयवाद से तात्पर्य। तो यहाँ पर देखिए, मानव, चाहे आपसे क्वेश्चन किया जाए कि मानव का प्राकृतिकरण क्या है, अथवा ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद से क्या तात्पर्य है, तो इन दोनों का आंसर जो है वो एक ही होने वाला है। तो आंसर अपन देखते हैं क्या है। मानव पर्यावरण संबंधों की ऐसी दशा जिसमें प्रकृति की प्रधानता को स्वीकार कर प्रकृति को अहम व मानव को गौण माना जाता है, प्रकृति की प्रबल शक्तियों को स्वीकार करने की इसी दशा को पर्यावरणीय निश्चयवाद या मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मोस्टली समझें इसके अंदर क्या है कि इसमें क्या है कि मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध है उन संबंधों की दशा की बात की गई है और इसमें ये कहा गया है कि मानव जो है वो प्रकृति का दास है। निश्चयवाद विचारधारा की अगर अपन बात करें या मानव के प्राकृतिकरण की बात करें तो उसमें आपको ध्यान में रखना है मानव जो है वो प्रकृति का दास है और प्रकृति है वो सर्वोपरि है। ठीक है, प्रकृति है वो सर्वोपरि है, मानव प्रकृति का दास है। ठीक है, और मनुष्य जो है या मानव जो है वो प्रकृति की शक्तियों से क्या है, शक्तियों से प्रभावित है और उन शक्तियों को क्या करता है, स्वीकार करता है। ठीक है, तो इसी जो विचारधारा है या इसी विचारधारा को या ऐसी विचारधारा को निश्चयवाद अथवा मानव का प्राकृतिकरण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, संभववाद से आप क्या तात्पर्य है या प्रकृति का मानवीकरण क्या है? तो प्रकृति का मानवीकरण और संभववाद की अगर अपन बात करें तो ये निश्चयवाद जो विचारधारा है या मानव का प्राकृतिकरण है उसके एकदम विपरीत है। ठीक है भाई, पहले में जो था निश्चयवाद में वो ये था कि प्रकृति सर्वोपरि है, मनुष्य प्रकृति का दास है और प्राकृतिक जो शक्तियां हैं वो मनुष्य को प्रभावित करती हैं। तो इस विचारधारा के अंदर जो है ये उल्टा है। तो आइए इसमें देखते हैं। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और इन अवसरों का प्रयोग मानव अपनी इच्छा अनुसार करता है। मानव द्वारा प्रकृति प्रदत्त संभावनाओं का प्रयोग करते हुए प्रकृति पर अपना प्रभाव छोड़ना संभववाद या प्रकृति के मानवीकरण के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या समझ रहे हो इस आंसर से? तो इसका मतलब साफ है कि प्रकृति जो है ना वो केवल अवसर प्रदान करती है और मनुष्य क्या करता है, अपने विवेक के अनुसार उन अवसरों को चुनता है और चुनकर जो है वो कार्य करता है। और इसमें जो मनुष्य है वो प्रकृति का विजेता है, यानी मनुष्य जो है उसने प्रकृति पर विजय हासिल कर ली है। ठीक है, और अगर ऐसे आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको इससे रिलेटेड कई एग्जाम्पल जो हैं वो मिल जाएंगे। मनुष्य ने प्रकृति के विरुद्ध जाकर ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो पहले के समय ऐसे कारनामों के बारे में कल्पना करना भी क्या था, मुश्किल था। उन्हीं चीज़ों को मनुष्य ने आज वर्तमान समय में अपनी तकनीकी के ज्ञान से जो है उनको सत्य कर डाला। ठीक है, तो यही क्या है, प्रकृति का मानवीकरण और यही संभववाद जो विचारधारा है आपकी वो है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है नवनिश्चयवाद क्या है अथवा रुको और जाओ संकल्पना क्या है? तो यहाँ पर भी यही एक ही क्वेश्चन हो जाता है कि जो है नवनिश्चयवाद या फिर रुको और जाओ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये एक ही विचारधारा है और इसी एक ही विचारधारा के दो नाम हैं, तो ये भी आपको याद रखना है जो है आपको। और साथ ही साथ जो है मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो नवनिश्चयवाद है, ठीक है, उसको रुको और जाओ कहते हैं। ऐसे ही निश्चयवाद को प्राकृतिक निश्चयवाद भी
कहते हैं। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये विचारधारा क्या कहती है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद व संभववाद के बीच के मध्य मार्ग को बताने वाली विचारधारा को नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद के रूप में जाना जाता है। तो इसमें क्या है कि हमने पहले पढ़ा था जो है निश्चयवाद पढ़ा था, उसके बाद में संभववाद पढ़ा था। तो इन दोनों विचारधाराएं जो हैं, इन दोनों ही विचारधाराओं के बीच का जो मार्ग है वो मार्ग ही क्या है, नवनिश्चयवाद है या रुको और जाओ संकल्पना है। ठीक है, यानी उसमें निश्चयवाद में प्रकृति को सर्वोपरि माना, संभववाद में मनुष्य को सर्वोपरि माना, जबकि नवनिश्चयवाद कहता है कि ना तो प्रकृति सर्वोपरि है और ना ही मनुष्य सर्वोपरि है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इनके जो संबंध हैं वो ऐसे संबंध हैं कि इनके संबंधों को विच्छेद नहीं किया जा सकता। ठीक है, ना मनुष्य का प्रकृति के बगैर अस्तित्व है और ना ही प्रकृति का मनुष्य के बगैर अस्तित्व है। ठीक है, तो दोनों के बीच का मार्ग हो गया, यानी मनुष्य, इस विचारधारा का ये कहना है कि मनुष्य और प्रकृति दोनों ही क्या है, जो है दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही अपनी अपनी समानताएं रखते हैं, जिसके अंदर जो है दोनों का अस्तित्व जो है वो समान महत्व रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11, रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखें। तो ये बहुत मोस्ट हो जाएंगे। ठीक है, परिभाषाएं आपके 3 हैं भाई, 3 परिभाषाएं, एक रेडजेल ने दी है, दूसरी आपकी जो है सैंपल ने दी है और तीसरी आपकी विडाल्डी लाप्लास ने दी। तो ये विचारधाराएं जो परिभाषाएं हैं वो आपको याद रखनी है। तीनों परिभाषाएं आपको एक याद करनी है, तीनों में से कोई भी पूछी जा सकती है। बहुत बार क्या होता है, विद्वान के नाम से पूछ ली जाती हैं। कई बार तो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, तो जो पेपर में आपके होता है उसके अलावा अगर कोई परिभाषा है तो आप उसको लिख सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, विद्वान के अनुसार पूछ ली जाती है, जैसे रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करें या सैंपल के अनुसार या विडाल्डी लाप्लास के अनुसार। तो ऐसी कंडीशन में आप उन्हीं की ही परिभाषा लिख सकते हो, किसी दूसरे की परिभाषा है वो वहाँ पर नहीं चलेगी। तो इसलिए आपको तीनों ही जो परिभाषाएं हैं वो आपको आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो अपन चलते हैं और जानते हैं रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। तो रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो पहली परिभाषा आपकी हो जाती है। तो इसमें आपको याद रखना है कि मानव भूगोल और मानव जो समाज है और धरातल के बीच जो संबंध होते हैं, जो संबंध पाए जाते हैं, उन संबंधों का संश्लेषित अध्ययन ही क्या है, मानव भूगोल है। नेक्स्ट है, रेडजेल ने अपनी परिभाषा में किस शब्द पर जोर दिया। तो ये भी मोस्ट है। तो आपको याद रखना है कि रेडजेल ने अपनी परिभाषा में संश्लेषित शब्द के ऊपर जोर दिया था। ठीक है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कई बार परिभाषा पूछ लेते हैं, तो कई बार पूछ लेते हैं कि परिभाषा में किस शब्द के ऊपर जोर दिया। तो कौन से शब्द पर जोर दिया, संश्लेषित शब्द पर किस जोर दिया, किसने दिया, फ्रेडरिक रेडजेल ने दिया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13, एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो इसमें अपन देखते हैं, एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर इसका आंसर रहेगा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो परिवर्तनशील संबंध होते हैं उनका अध्ययन ही मानव भूगोल है। ये परिभाषा किसके अनुसार है, एलन सी सैंपल के अनुसार है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 14। तो एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की दी गई परिभाषा के 3 मूल बिंदु कौन कौन से हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है आपके यहाँ। तो आपको इसको याद रखना है कि मानव भूगोल के जो है परिभाषा है, जो सैंपल ने दी है, उसके 3 बिंदु हैं। ठीक है, 3 मूल बिंदु हैं और वो 3 मूल बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं। पहला, सैंपल ने अपनी परिभाषा में पृथ्वी को अस्थिर अर्थात परिवर्तनशील माना है। तो पहला कौन सा हो जाएगा, अस्थिर
पृथ्वी। दूसरा, सैंपल ने मानव को क्रियाशील माना है। मानव का वर्तमान स्वरूप उसके आदिम रूप से सर्वथा भिन्न है, जिसका कारण उसकी क्रियाशीलता ही है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपका जो है सैंपल के अनुसार है क्रियाशील मानव। क्रियाशील मानव जो है वो हमेशा क्रिया करता रहता है। ठीक है, और अपनी क्रियाओं की वजह से वो जो अपना स्वरूप है उसको बदलता रहता है या विकास करता रहता है। स्वरूप का मतलब यहाँ पर विकास से है। ठीक है, यानी डेवलपमेंट जो है वो अपने अंदर करता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आदिम मानव की अगर अपन बात करें, यहाँ पर देखो दिया भी है, आदिम मानव की बात करें और आधुनिक मानव की बात करें, तो दोनों के जीवन में आप अगर मान लो देखते हो तो क्या फ़र्क आपको दिखता है। ठीक है, तो ये जो फ़र्क है, ये फ़र्क किसकी वजह से आया? क्रियाशीलता की वजह से आया। अगर मनुष्य क्रिया नहीं करता तो आज हम आधुनिक मानव की नहीं बल्कि आज हम आदि मानव की जो है तरीके से ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते। लेकिन हमने क्रिया की और क्रिया कर करके जो आदि मानव है धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गया? आधुनिक मानव में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्रियाशीलता जो है वो उसका उदाहरण है। नंबर 3 है सैंपल के अनुसार पृथ्वी तथा मानव के बीच जो संबंध है वो परिवर्तनशील है। तीसरा जो पॉइंट है वो है मानव और जो पृथ्वी है उसके बीच के अंदर जो संबंध पाए जाते हैं वो संबंध भी हमेशा परिवर्तनशील होते हैं। हमारा पर्यावरण के साथ जो संबंध है वो संबंध हमेशा परिवर्तनशील होते रहते हैं। ठीक है, एक जैसे नहीं रहेंगे। ठीक है, बार बार इनके अंदर जो है परिवर्तन है वो आता ही रहता है, एक समान कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, और यहाँ पर प्रकृति की बात नहीं है। अगर अपन किसी भी ओर में देखें तो अपन देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। ठीक है, वो भी क्या करता है? परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपको काफ़ी मिल जाएंगे। जैसे अगर आप मान लो इसको देखना चाहो और समझना चाहो तो आप देख सकते हो कि आपके माता पिता के साथ आपके संबंध। ठीक है, तो आप देखो कि जब से आप छोटे हो तब से लेकर जब तक आप बड़े हो गए हो तो इनके बीच में क्या आपके वही संबंध है जो आप जब छोटे थे, या आप जो बड़े हैं क्या वही संबंध आप जब छोटे थे तब थे? नहीं थे। ठीक है, क्यों नहीं थे? क्योंकि परिवर्तनशील है ना। संबंध क्या होते हैं? हमेशा परिवर्तनशील होते हैं, एक जैसे संबंध नहीं रह सकते। ठीक है, अब चाहे ये मानव से मानव के संबंध हो या मानव का पर्यावरण से संबंध हो, किसी भी संबंध को एक जैसा नहीं बनाया जा सकता। उसमें परिवर्तन जो है वो समय के साथ आते ही हैं। तो ये 3 जो है मेन जो मूल बिंदु हैं सैंपल की परिभाषा में, तो ये आपको अच्छे से देखने हैं, याद करने हैं। और अब अपन नेक्स्ट और चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 जिसमें मैं जो है कुछ रिक्त स्थान जो है वो बनाए हैं। ठीक है, तो आप उनको भी ज़रा देख लें कि रिक्त स्थान के हिसाब से। तो देखो पहला हमारा रिक्त स्थान है कि एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल आनुभविक और व्यवहारिक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका पॉइंट आएगा। ठीक है, तो वो पॉइंट जो है वो क्या होगा? ठीक है, अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट करें। तो आप नीचे कमेंट कर के लिखें कि इसका आंसर है वो क्या होगा मेरे बताने से पहले। ठीक है, बाद में नहीं है क्योंकि बाद में तो मैं बता ही दूंगा आपको। ठीक है, तो आपको लिखना है। ठीक है, तो इसके आंसर जो है मैं आपको सभी के आंसर जो है वो बाद में देता हूँ क्योंकि आपको कमेंट करने हैं। फिर दूसरा रिक्त स्थान है जर्मन भूगोल राज्य देश का वर्णन के रूप में करते हैं। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पर ये वाला आपका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? जर्मन भूगोल वेता। ठीक है, यहाँ पर जो शब्द आपका होगा वो क्या होगा? जर्मन भूगोल वेता होगा। ठीक है, तो जर्मन भूगोल वेता जो है यहाँ पर जर्मन भूगोल वेता है। जर्मन भूगोल वेता राज्य ओब्लिक देश का वर्णन के रूप में करते थे। तो जर्मन भूगोल वेता है वो राज्य और देश को किस रूप में मानते थे? तो ये आपका आंसर जो है, इसका सही आंसर होगा वो है जीवित जीव के रूप में। ठीक है, किसके रूप में? जीवित जीव के रूप में। तो जीवित जीव के रूप में मानव भूगोल वेता है वो इसको
मानते थे, यानी राज्य और उनका जो अध्ययन करते थे वो जीवित जीव के रूप में करते थे। तो अब आप जो है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले जो रिक्त स्थान है उसका जो आंसर है वो शायद लिख दिया होगा। तो इसमें है समकलात्मक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है समाकलात्मक। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी शायद यही आंसर दिया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3, प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी किस प्रकार के विकास के स्तर की सूचक होती है? तो प्रौद्योगिकी जो है वो किस प्रकार के जो समाज है या जो विकास है उसका स्तर का सूचक होती है? तो किसका होती है बताइए। इसका आंसर भी आपको ही बताना है। बताइए क्या होगा इसका। तो इसका सही राइट आंसर आपका है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक विकास का जो है सूचक होता है, सांस्कृतिक विकास का सूचक जो है वो प्रौद्योगिकी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है। तो कौन करता है? नवनिश्चयवाद करता है भाई, नव निश्चयवाद। ठीक है, तो कौन करता है? नवनिश्चयवाद संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो हो जाता है, मानव भूगोल विस्तृत होते को परिलक्षित करती है। किसको परिलक्षित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा परिमंडल को। किसको करती है? परिमंडल, परिमंडल। ठीक है, परिमंडल। इसका आंसर, इन सभी के आंसर जो है वो मैं तुरंत आपको इसी वीडियो के अंदर दे दूंगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, मानव भूगोल विस्तृत होते परिमंडल को परिलक्षित करती है। ठीक है, तो आपका ये आपका जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। व्यवहारवादी भूगोल का उपक्षेत्र है। तो व्यवहारवादी जो भूगोल है वो किसका उपक्षेत्र है? अभी अपन ने चर्चा की थी, सभी के बारे में पूछा था। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर? ठीक है, तो ये आपको कमेंट करना है, क्योंकि ये अपन पढ़ चुके हैं ना कि कौन से भूगोल का व्यवहारवादी भूगोल है वो उपक्षेत्र है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका आंसर जो है आपको लिखना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 याद रखना है, इसका आंसर आपको ही देना है कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो व्यवहारवादी भूगोल किसका उपक्षेत्र है वो आपको बताना है। ठीक है, अपन चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 7, आमूलवादी या इसको रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानताओं की व्याख्या हेतु का उपयोग किया है। तो आमूलवादी विचारधारा आप कह सकते हो या फिर रेडिकल विचारधारा कह सकते हो, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो ये जो विचारधारा है इसने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानताएं जो है उसकी व्याख्या हेतु, ठीक है, का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? ठीक है, तो किसका उपयोग किया ये आपको बताना है। ये क्वेश्चंस जो हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, क्योंकि काफ़ी बार मैंने उनसे इसके बारे में चर्चा की है और काफ़ी बार उनको बताया भी है। ठीक है, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट नहीं हैं वो भी यहाँ पर कमेंट करके बताएं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि अमूलवादी विचारधारा है वो किस प्रकार किसको क्या प्रभावित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है इसका आंसर क्या रहेगा वो आपको बताना है। ठीक है, वैसे ऐसे जो है, मैं कई स्टूडेंट ऐसे भी सोच रहे होंगे कि हमें तो आ ही नहीं रहे हैं सर, हम आंसर कहाँ से दें। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में ही मैं इन सब के आंसर जो है आपको नंबर वाइज बताने वाला हूँ और आप वहाँ से देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है आपको ईमानदारी से जो भी मैंने आपसे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, जो आपके लिए मैंने आंसर छोड़ा है, तो उसका आपको आंसर ईमानदारी से देना है, ताकि आप अपना स्तर जो है उसका जांच या अपना मूल्यांकन जो है उसकी जांच अपने स्तर पर कर सकें। और अगर आप नकल करके अगर इसका आंसर कमेंट करते हो तो वो आपके विकास में सहायक नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं इन सभी के उत्तर जो है मैं आपको बताना चाहूँगा। जो भी आपके रिक्त स्थान हैं उन रिक्त स्थानों के जो आंसर हैं वो इस प्रकार हैं। पहले मैं आपका
समाकलनात्मक जो है वो आएगा। दूसरे का राइट आंसर होगा जीवित जीव के रूप में। तीसरा होगा सांस्कृतिक। चौथे का आंसर होगा नवनिश्चयवाद। पांचवे का आंसर होगा परिमंडल। छठे का आंसर जो है वो आपका होगा सामाजिक भूगोल। ठीक है, और सातवां होगा वो मार्क्स के सिद्धांत या कार्ल मार्क्स के सिद्धांत भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, मार्क्स आप कर सकते हो या कार्ल मार्क्स आप कर सकते हो। देखिए दोनों ही कंडीशन में सही है, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे पूछते हैं सर मार्क्स करना है या फिर कार्ल मार्क्स करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्क्स जो है वो उनका अकेला नाम है और कार्ल मार्क्स जो है वो उनका पूरा नाम है। ठीक है, जिस प्रकार से आप भी अपना पूरा नाम लिखते हो तो कार्ल मार्क्स उनका पूरा नाम है। तो आंसर में आप कार्ल मार्क्स या मार्क्स दोनों ही लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो यहाँ पर रह जाती हैं, जो मैं आपको बताना चाहूँगा एक सारणी के माध्यम से। तो आप देखें उसमें कौन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि समय अवधि और उपागम के आधार पर। तो समय अवधि और उपागम के आधार पर हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ये विचारधाराएं या जो कुछ विचारधाराएं या कुछ प्रयोग हैं, ठीक है, जो भूगोल के अंदर शामिल हुए। तो पहला है आरंभिक उपनिवेश युग में, यानी समय की बात करें तो प्रारंभिक उपनिवेश काल था, उसके अंदर कौन से उपागम जो है वो मानव भूगोल में शामिल हुए। तो पहला था अन्वेक्षण एवं विवरण। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अन्वेक्षण और विवरण जो था वो सबसे पहले आरंभिक उपनिवेशवाद में हुआ। उसके बाद में उत्तर उपनिवेशिक युग में जो है प्रादेशिक विश्लेषण उपागम आया। ठीक है, उत्तर उपनिवेशवाद में यानी उपनिवेश काल के बाद में या अंत समय या उपनिवेश के अंत समय प्रादेशिक विश्लेषण जो है वो आया और भूगोल का अध्ययन जो है वो प्रादेशिक आधार पर किया जाने लगा। अंतर्युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक, यानी यहाँ पर जो है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का जो समय था उसकी बात कर रहे हैं, और यहाँ पर 1930 के आसपास की बात, क्योंकि आपको पता है कि 20 के दशक में जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ ही था, और उसके बाद में 40 के दशक में जो है फिर से जो है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। 20 के दशक में आपका प्रथम विश्व युद्ध था और 40 के दशक में आपका द्वितीय विश्व युद्ध था। तो यहाँ पर जो है 1930 के दशक की बात करें, दोनों युद्धों के बीच का समय, तो यहाँ पर जो है क्षेत्रीय विभेदन जो है वो शुरू हुआ। ठीक है, यानी भूगोल के अंदर क्षेत्रीय अध्ययन के ऊपर विशेष जोर दिया गया। उसके बाद चौथा आ जाता है वर्ष 1950 के दशक के अंत में और 1960 के दशक के अंत में। तो 1950 और 60 के दशक के दौरान जो है स्थानिक संगठन जो है उसका विकास हुआ और स्थानिक स्तर पर जो है मानव भूगोल का अध्ययन किया जाने लगा। ठीक है, तो ये आप नेक्स्ट आपका जो है कुछ चीज़ें हैं वो रही हैं, दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो 1970 का दशक, तो 1970 के दशक में मानववादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी जो विचारधाराएं उनका भूगोल के अंदर उदय हुआ और भूगोल जो है उसके हिसाब से जो है आगे बढ़ने लगा। तो ये उपागम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 1970 का दशक है वो आपको अच्छे से रट लेना है, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, बस इतनी चीज़ें हैं, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी, ये जो विचारधाराएं, इन विचारधाराओं का उदय कब हुआ था? 1970 के दशक में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट हो जाते हैं आपके, तो इनको आपको याद रखना ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है 1990 के दशक में। तो 1900 के दशक में जो है भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद की शुरुआत हुई थी। ठीक है, उत्तर आधुनिकवाद की शुरुआत हुई। तो ये जो आपके फर्स्ट चैप्टर जो है जिसके अंदर जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको यहाँ पर चर्चा की है। ठीक है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देखें, अच्छे से समझें और अच्छे से याद करें, और इन्हीं क्वेश्चंस में से जो है आपके फर्स्ट चैप्टर में से आने वाले क्वेश्चंस जो है वो पुट अप हो जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट के लिए अपन जो आपका रहेगा दूसरा वीडियो, उसके अंदर अपन नेक्स्ट चैप्टर यानी नंबर 2 जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे आपके ज्ञान में वृद्धि हुई और आपको ऐसा लगा कि ये क्वेश्चंस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी तो
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों को तक भी पहुंचाएं, ताकि ऐसे लोग जो आपके माध्यम से ये वीडियो देखकर वो भी अच्छे नंबर बना सकें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।